नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को 5 पार्ट में बांट के देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेबोज़ेयर के द्वारा बताया गया। किनके द्वारा बताया गया भाई? एंटोनी लेबोज़ेयर के द्वारा। एंटोनी लेबोज़ेयर का नाम सुन के हम लोग के दिल में एक बात आया होगा कि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। नहीं, एंटोनी लेबोज़ेयर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि ना ही क्रिएट हो ना ही डिस्ट्रॉय हो। मतलब इस साइड में रिएक्टेंट, इस साइड में प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। यही मतलब हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिमाग में रखना है। कोई बोलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लिख लेंगे। इट स्टेट्स दैट mass of substance can neither be created nor be destroyed। ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है भाई, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H2, इसमें Cl2 मिलाएं तो क्या बनेगा? HCl बनेगा ना, HCl बनेगा। बैलेंस करेंगे तो 2H है तो इधर 2 हो जाएगा, तो 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का मास अगर देखेंगे तो कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसीलिए दोनों का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5 है ना, 35.5। तो एक क्लोरीन का 35.5, तो दो का कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। रिएक्टेंट साइड में दोनों का मास मिला के कितना हो जाएगा? 73 ग्राम। तो पक्का बात है कि प्रोडक्ट का मास भी कितना होगा? 73 ग्राम होगा। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास किसका? प्रोडक्ट का। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, सीधे क्या कर देंगे? ऐड करके बता देंगे, है ना। कभी कभी क्या किया रहेगा कि एक रिएक्टेंट का दे देगा, प्रोडक्ट का दे देगा, इसका निकालना होगा। सिंपली यार इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब यही, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या है? 28 ग्राम सैंपल ऑफ N2 गैस कंबाइंस कंप्लीटली विथ 6 ग्राम ऑफ H2 गैस टू फॉर्म एमोनिया। व्हाट मास ऑफ एमोनिया इज ऑब्टेन्ड। पहले पॉज करके बना लोगे अपने से कॉपी में लिख के, ठीक। उसके बाद देख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 28 ग्राम सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, कंबाइंस कंप्लीटली विथ, कंबाइंस हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, है ना। कंप्लीटली, ये जरूरी है। कंप्लीटली मिलेगा तभी तो पूरा प्रोडक्ट बनेगा जी। और जब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। पूरा पूरा प्रोडक्ट बनेगा तो, है ना। तो N2H2 से मिल गया तो क्या बन गया? एमोनिया बन गया। कोई बोलता है सर रिएक्शन कैसे लिख दिए? अरे यार कहाँ, इसे देखती मार के तो लिखे हैं। इसमें बोल तो रहा है कि N2 गैस मिल रहा है H2 से, लिख दिए। बोल रहा है कि एमोनिया बन रहा है तो एमोनिया का फॉर्मूला लिख दिए NH3। अब इसको बैलेंस कर देंगे। अगर बाय द वे बैलेंस में दिक्कत होता होगा तो बैलेंस नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुमको मास दिया हुआ है ना, दूसरा का मास पूछा है ना, तो बैलेंसिंग का क्या जरूरी है? अगर आ रहा है तो कर दो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि एकदम बैलेंस करें ही, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे N 2 है तो इसको 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 कर देंगे। हम बार बार बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन बनाने के लिए बैलेंसिंग का कोई जरूरी नहीं है। अगर बैलेंसिंग हमको नहीं आता तब भी हम ये क्वेश्चन बना सकते थे। अब क्या हुआ है? नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम। तो इसका 28 ग्राम लिख दिए इसके सामने, ठीक। अब हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम। तो हाइड्रोजन का कितना लिख दिए? 6 ग्राम। और किसका मास पूछ रहा है? व्हाट मास ऑफ एमोनिया इज ऑब्टेन्ड। एमोनिया का पूछ रहा है। यार क्या बताएं कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास किसका? प्रोडक्ट का। तो मास ऑफ को कोई यहीं लिख देता है, थोड़ा सा लिख देना यार, अच्छा लगेगा, है ना। तो मास ऑफ एमोनिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 प्लस 6।
34 ग्राम। तो मास ऑफ एमोनिया कितना हो जाएगा भाई? 34 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसको भी पॉज करके अपने से बनाओगे पहले, उसके बाद फिर इधर मिलाओगे, अच्छा रहेगा। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट साइड आएगा सोडियम क्लोराइड, है ना, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ क्लोरीन गैस। सोडियम में क्या मिला रहे हैं? क्लोरीन गैस मिला रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक, हम अपने से रिएक्शन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। कैसे? जब सोडियम को क्लोरीन गैस में मिला रहे हैं। ठीक है, अब बैलेंस चाहो तो कर दो, नहीं करोगे तभी भी कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 45.98 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना दिया हुआ है? 45.98 ग्राम दिया हुआ है मास। ठीक है, कंबाइंस विथ एन एक्सेस ऑफ Cl2, एक्सेस ऑफ Cl2 यूज कर दिया है, फॉर्म 116.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका 116.8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो हाउ मच क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द रिएक्शन, कितना क्लोरीन गैस यूज्ड होगा इस रिएक्शन में, ये बात बताना है। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि रिएक्टेंट का मास बराबर होता है किसका? प्रोडक्ट के मास के बराबर। ठीक है, तो क्लोरीन गैस का मास कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा माइनस ये वाला, जैसे ही रिएक्शन लिखोगे ना, उसके नीचे जो दिया हुआ है ना वो लिखोगे ना, अपने दिमाग काम करने लगेगा कि इसका मास कैसे निकाले। तो मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकाले? 116.8 माइनस 45.98, है ना। तो यहाँ पे डिसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे दो डिजिट है तो एक जीरो ले लेंगे। 10 से 8 2, 17 से 9 8, है ना। उसके बाद 5 से 5 0, 11 से 4 7, है ना। तो 70.82 ग्राम, ये हो गया आंसर। तो मास ऑफ क्लोरीन क्या आ गया? 70.82 ग्राम। ठीक है भाई, अच्छा इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहेंगे तो क्या करना होगा? Cl2 है तो इसको 2 कर देंगे, अब Na भी 2 हो जाएगा तो यहाँ पे, लेकिन हम बैलेंसिंग करने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो आराम से इसको इग्नोर मारो, बैलेंसिंग कर भी मत करो, डायरेक्ट बनाओ। ठीक है ना, और मास लिखना है ना यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाना है, क्या मतलब है बैलेंसिंग करने का? नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अभी हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, नहीं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में पहला नंबर क्या पर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नीचे में 2 करके लिखोगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बोलो तो ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा ये बात बताया गया था, है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया कि कोई भी एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उस कंपाउंड का सोर्स चाहे कोई कोई भी सोर्स हो, है ना, उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा, उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा। फिर से एक बार, अगर कोई एलिमेंट से मिलके कोई कंपाउंड बन रहा है तो उस कंपाउंड का सोर्स चाहे कुछ भी हो, उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा। जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम होगा, चाहे ये पानी का सोर्स कुछ भी हो। पानी टैप से भी निकलता है, रिवर से भी निकलता है, सी से भी निकलता है, तो कहीं से भी पानी निकले उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा। इसी को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स चाहे कुछ भी हो, क्या क्या सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो व्हीकल इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में गाड़ी लगा रहता है, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम लोग जो एक्सहेल करते हैं, गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन लेते क्या है? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरा प्लांट्स छोड़ता है। तो ये सब जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, तो चाहे किसी भी सोर्स से निकले, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मास रेशियो सेम होगा। तो लिखेंगे, it states that
ए कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट combined in a definite ratio by mass irrespective of the source from that compound has been obtained। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या देख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट ए कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट combined in a definite ratio by mass irrespective of the source from that compound has been obtained। ठीक है, तो वो कंपाउंड चाहे कोई भी सोर्स से आए उसका मास रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल में जो अभी बताए थे H2O, H2O का सोर्स अगर देखें तो सोर्स चाहे टैप हो या रिवर हो या सी हो, कोई भी सोर्स हो, है ना, इसका मास रेशियो यहाँ पे सी, इसका मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2। अब बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दो गुना करो 16, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 2 से ही 8, मतलब 1/8, मतलब 1:8। तो चाहे किसी भी सोर्स से तुम निकालो पानी, है ना, उसका मास रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। एक और देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स एक तो एक झेल हो गया, हम लोग छोड़ते हैं जो, उसके बाद व्हीकल इन ट्रैफिक ETC। ठीक है भाई, ये सब सोर्स हो गया। इसका मास रेशियो हमेशा क्या होगा, तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दो गुना करो 12, तो एटॉमिक मास 12, बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दो गुना करो 16, 2 का 32, ये हो गया। तो 4 से ही 3, 4 से ही 8, 3/8 मतलब 3:8। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी सोर्स से निकले, इसका मास रेशियो क्या होगा, 3:8 होगा। तो हम लोग क्या देखे दूसरा नंबर में कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। किनके द्वारा बोला गया, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा बताया गया। और उसका ना ये लैंग्वेज अच्छे से दिमाग में रखोगे तो अच्छा रहेगा कि चाहे कोई कंपाउंड किसी भी सोर्स से निकले उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा। ये तो समझ के भी रखोगे और लैंग्वेज में भी रखोगे कि इट स्टेट्स दैट ए कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन ए डिफिनिट रेशियो बाय मास इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम दैट कंपाउंड हैज बीन ऑब्टेन्ड। समझ के तो जरूर रखोगे कि कोई कंपाउंड चाहे कोई भी सोर्स से निकले उसका मास रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है भाई, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विथ ऑक्सीजन वाज 2.7 ग्राम। फिर इन अनदर एक्सपेरिमेंट में 1.15 ग्राम ऑफ CuO ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, सो दैट दिस डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। बताना है हम लोग को, शो करना है कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को इलुस्ट्रेट कर रहा है। यहाँ पे पॉज करके नहीं बनाओगे, शांति सुकून से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, बाद में अपने से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी देखोगे अच्छे से। क्या बोल रहा है कि दो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे बोला ना इन अनदर एक्सपेरिमेंट, तो समझ में आ गया कि अच्छा पहला वाला वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो दो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और दोनों एक्सपेरिमेंट से बताना है कि ये शो कर रहा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना भाई, तो पहले पहला एक्सपेरिमेंट में ना तुम जो भी कंपाउंड दिया हुआ है ना, वो कंपाउंड कोई एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो उस दोनों एलिमेंट का मास रेशियो निकाल लो। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट से मास रेशियो निकालो, और जैसे ही मास रेशियो दोनों में सेम आ जाएगा तो बोल दो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो कर रहा है।
ठीक है। फिर से एक बार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहला एक्सपेरिमेंट में जो दो एटम है उसका मास रेशियो निकाल लो, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में दोनों एटम का मास रेशियो निकाल लो, और फिर नीचे लिख दो कि दोनों का मास रेशियो सेम है, इसीलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो कर रहा है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यही बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर, ई वाला 2.16 ग्राम किसका मास है, कॉपर का, विथ ऑक्सीजन वाइज 2.7 ग्राम, ई किसका है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है। द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.7 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ कॉपर कितना, 2.16 ग्राम, 2.16 ग्राम। हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो दोनों का मास रेशियो निकाल लें, है ना। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में भी मास रेशियो निकाल लें। तो मास ऑफ कॉपर तो है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल ले, तो अभी हम लोग तो पढ़े हैं भाई कि कॉपर ऑक्साइड में दो चीज है, एक कॉपर है एक ऑक्सीजन है। तो कॉपर का मास 2.16 ग्राम, तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकाले, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2.7 माइनस 2.16। तो यहाँ पे डिसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे, 10 से 6 4, और इस 6 से 1 5, 2 से 2 0, तो 0.54 ग्राम आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी दोनों का क्या करो, रेशियो निकाल लो, है ना। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है भाई। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे मास रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, दोनों में से जो अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। तो कॉपर का कितना है 2.16, और ऑक्सीजन का कितना है 0.54। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 54 से ही 4 बार में कटेगा, है ना। तो कितना आ गया 4:1 आ गया, रेशियो कितना आ गया 4 है ना, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 4:1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखेंगे। अब तुम लोग पॉज करके अपने से लिख सकते हो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए फिर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिखोगे, मास ऑफ कॉपर जो दिया हुआ है लिखोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे, है ना, और फिर रेशियो निकाल लोगे, और जैसे ही रेशियो सेम आ जाएगा तो बोल लोगे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो इतना पे पॉज करके अपने से बना लो, उसके बाद देख लोगे आगे का, ठीक है ना। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15 ग्राम, मास ऑफ कॉपर कितना है 0.92 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो माइनस करना होगा, 1.15 माइनस 0.92, 5 से 2 3, और 11 से 9 2, तो 0.23 ग्राम ये आ गया। अब मास रेशियो निकाल देते हैं, है ना। रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है भाई। कॉपर का कितना है 0.92, और ऑक्सीजन का 0.23, पॉइंट से पॉइंट 23 से ही 4 बार में कितना आ गया 4:1 आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में मास रेशियो कितना आ गया 4:1। तो चाहे कोई भी सोर्स से निकले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में या सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, दोनों में सेम आ गया, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो कर रहा है। तो क्या लिख देंगे नीचे में, हेंस, क्वेश्चन से देखती मार के, दिस डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, दिस डाटा illustrate the law of definite proportion, ठीक है भाई। ये किसको शो कर रहा है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को। तो थोड़ा सा इसको एक बार और पॉज करके अच्छे से सोचना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्या हम लोग किए हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा था कि दो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, दोनों में कॉपर ऑक्साइड का मास दिया हुआ है, कॉपर का मास दिया हुआ है, और शो करने बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए कि दोनों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट जानते हैं कि चाहे कोई भी सोर्स से निकले मास रेशियो सेम होना चाहिए।
तो दोनों एटम का मास रेशियो निकाले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, और फिर बोल दिए कि हाँ ये शो कर रहा है। तो ये दिमाग में रखना है अच्छे से कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बना सके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 करके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहला नंबर क्या देख लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा नंबर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा नंबर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया। किनके द्वारा बताया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताया गया कि कोई दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बनाया जाता है, तो एक का मास सेम होता है और दूसरा का मास डिफरेंट होता है। जिसका मास डिफरेंट होता है उसका रेशियो सिंपल होल नंबर आना चाहिए। एक बार और, कोई दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बनाया जाता है, तो एक का मास सेम रहता है, दूसरे का मास डिफरेंट रहता है। फिर से एक बार, कोई दो एलिमेंट से, मन में करो यार, कोई दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बनाया जाता है, तो एक का मास सेम रहता है, दूसरे का मास डिफरेंट रहता है। जिसका मास डिफरेंट रहता है उसी का रेशियो निकालते हैं, वो रेशियो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। अगर रेशियो सिंपल होल नंबर में आ जाएगा तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब बात है कि सिंपल होल नंबर में क्या, सिंपल होल नंबर मतलब क्या, तो बहुत छोटा, एकदम छोटा, काट कूट के एकदम छोटा आना चाहिए वैल्यू, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the ratio of masses of, या मास ही लिख देते हैं, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट combining with the fixed mass of other are in सिंपल होल नंबर। ठीक है, सिंपल होल नंबर। तो दिमाग में रखेंगे कि इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स, कोई दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, मतलब जिसका मास डिफरेंट होगा उसका रेशियो निकालेंगे। वो क्या आना चाहिए? सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे एक ले लिए कार्बन मोनोक्साइड और दूसरा ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मूला जानते हो, CO। हालांकि इतना दूर नहीं लिखना चाहिए, सीधे ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ रहे हैं, उसलिए थोड़ा अलग लिख रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये लिख दिए। ठीक है, तो दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बना, दोनों में तो कार्बन और ऑक्सीजन ही एलिमेंट है, और दो डिफरेंट कंपाउंड बन गया, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास कितना? 12, इसका 16 ग्राम, इसका 12 ग्राम, इसका एक का 16 तो दो का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि कार्बन का मास यहाँ पे क्या है? सेम है। ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, तो जिसका मास डिफरेंट है उसी का रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। ठीक है, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिए,
कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ कथी, कार्बन। तो इसका मास कितना है 16 और इसमें कितना है 32। तो ये 2 बार में कट गया, 1:2 आ गया। 1:2 बहुत छोटा वैल्यू है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल होल नंबर। सिंपल होल नंबर में आ गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही करते हैं भाई, कोई भी दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बना हुआ है, एक का मास सेम है रहना चाहिए, दूसरा का मास डिफरेंट, जिसका मास डिफरेंट है उसका रेशियो निकाल दो, वो रेशियो सिंपल होल नंबर में आ जाएगा, बोल दो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर सिंपल होल नंबर में नहीं आता तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं बोलते। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ लेड। लेड का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड मतलब लेड के साथ पीबी के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, तब ना ऑक्साइड बनता है। कोई भी चीज के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो 2 ऑक्साइड्स ऑफ lead were separately reduced to metallic lead by heating in hydrogen atmosphere. The mass of yellow oxide used इतना, loss of mass due to reduction इतना, mass of brown oxide, loss of mass due to reduction, so that the above data illustrate the law of multiple proportion. भाई कभी भी हम लोग को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो करना है तो क्या करेंगे, एक कंपाउंड दिया रहेगा उसमें दोनों का मास निकालेंगे, फिर दूसरा भी दिया रहेगा उसमें भी दोनों का मास निकालेंगे, फिर दोनों का मास निकालने के बाद देखेंगे कि एक का मास सेम होगा और जिसका मास डिफरेंट होगा उसका क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे, वो सिंपल होल नंबर में आ जाएगा, बोल देंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रहा है, एक तो येलो ऑक्साइड और दूसरा क्या दिख रहा है, ब्राउन ऑक्साइड। तो हम लोग दोनों केस देखते हैं। ठीक, इसको भी अपने से नहीं बनाना, शांति से देखना, बाद में फिर अपने से बना लोगे, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ येलो ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड के केस में मास ऑफ पीबीओ, अरे लेड का ऑक्साइड है ना, तो मास ऑफ पीबीओ कितना 7.19 ग्राम। और लॉस ऑफ मास ड्यू टू रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन होता है ना तो ऑक्सीजन आ जाता है, तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का चला जाना। अब ऐसा नहीं कि खाली ऑक्सीजन का ही चला जाना, बहुत सारा चीज होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन है ना जी, ऑक्सीजन के लिए सोचेंगे। लॉस ऑफ मास ड्यू टू रिडक्शन, रिडक्शन होने के कारण लॉस हुआ, तो रिडक्शन इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन चला गया इसका मतलब ये मास ऑफ ऑक्सीजन है भाई, ये क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 0.5 ग्राम। तो लेड ऑक्साइड का मास 7.19, ऑक्सीजन का मास 0.5, तो लेड का निकाल लें। अरे हम लोग का टारगेट क्या है कि दोनों का मास निकाल ले, फिर दूसरा में भी दोनों का मास निकाल ले, एक का मास सेम जिसका मास डिफरेंट उसका रेशियो निकाल देंगे। तो मास ऑफ लेड निकाल लेते हैं। मास ऑफ लेड कितना हो जाएगा 7.19 माइनस 0.5, इसको 9 से 0 9, 11 से 5 6, ये 6.69 ग्राम। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ लेड। अब इसका रेशियो नहीं निकालना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तुमको शो नहीं करना है कि रेशियो निकालेंगे फिर दूसरा में भी, अरे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो करना है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे इन केस ऑफ ब्राउन ऑक्साइड, ब्राउन ऑक्साइड के केस में, ब्राउन ऑक्साइड के केस में क्या है, मास ऑफ ब्राउन ऑक्साइड 7.69, मास ऑफ पीबीओ कितना 7.69 ग्राम। लॉस ऑफ मास ड्यू टू रिडक्शन मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम। मास ऑफ लेड निकाल लेंगे 7.69 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6.69 ग्राम। ठीक है भाई, चलो। तो येलो ऑक्साइड के केस में मास ऑफ ऑक्सीजन 0.5, मास ऑफ लेड 6.69, ब्राउन ऑक्साइड के केस में मास ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम, मास ऑफ लेड 6.69 ग्राम। क्या देखे तुम ही दोनों में कि मास ऑफ लेड दोनों में सेम हो गया कि नहीं, तो किसका रेशियो निकाल दोगे, ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ
फिक्स्ड मास ऑफ लेड इक्वल टू, बोलो भाई इसमें कितना दिया हुआ है, पहला वाला में 0.5, दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है 1, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, 5 से 2, 1:2, क्या चीज़ में आ गया, सिंपल होल नंबर में आ गया, सिंपल होल नंबर में आ गया, ठीक है। और जैसे ही सिंपल होल नंबर में आ गया, अब हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस द एबव डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। तो हेंस द एबव डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। फिर पॉज करके एक बार थोड़ा सोच लेना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हम लोग क्या किए, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो क्या क्या सीखे वो सोच लेना है, अच्छा रहेगा, है ना। और आगे जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि सो डैट दिस डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या सो डैट दिस डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, खूब आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। और अभी अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कितना भी फिर देख ले वीडियो, कितना भी लिख लें, कोई फायदा नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो अभी सोचना भी है और बाद में फिर से ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना है रफ कॉपी में बना के फिर से, है ना, तब अच्छा रहता है, तब फिर आगे क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे और देखते हैं। जैसे हम लोग दो कंपाउंड ले लिए, एक NO2 ले लिए और एक N2O ले लिए, ठीक है। ये दो कंपाउंड ले लिए, एक NO2 और एक क्या ले लिए, N2O, ठीक है। भाई देखो NO2 में नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक मास लिखोगे तो 14 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दो गुना करो 16, तो 2 का 32 ग्राम, ठीक। चलो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का लिखोगे तो नाइट्रोजन 2 है तो 1 का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, और ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम, ठीक है। और तुमको बोल रहा है कि NO2 और N2O लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है, ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, समझ रहे हो। बोल रहा है कि NO2 और N2O लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। तुम तो इसको देखोगे मन खराब हो जाएगा कि सर तो बोले थे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए और दूसरा का मास डिफरेंट, जिसका मास डिफरेंट रहता है उसका रेशियो। यहाँ पे तो इसका 14 है, इसका 28 है, इसका 32 है, इसका 16 है, दोनों में से कोई का सेम नहीं है। अब फिर बोल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है, कथी पढ़ा दिए सर जी। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तुमको भैया बोले कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है, तो पहले तुम एक का मास सेम करो। तो भाई किसका मास सेम करें, तो तुमको किसका रेशियो पूछ रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है ना, मतलब किसका मास सेम होगा, तो नाइट्रोजन का मास सेम होगा, तब तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है वो। तो क्या करो, नाइट्रोजन का मास सेम करो पहले, तब रेशियो निकालो। डायरेक्टली रेशियो निकालोगे ना, वो भी ऑप्शन में रहेगा, गलती हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि NO2 और N2O लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो कर रहा है और रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो तुम पहले क्या करोगे, नाइट्रोजन का मास को सेम कर लोगे, तभी निकालोगे तुम रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, तब तुम्हारा सही होगा। डायरेक्टली अगर तुम रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन 32 बदले 16 2:1 गलत हो जाएगा। तो पहले ये दोनों का मास सेम कर लो बुआ। अब इस दोनों का मास सेम हम लोग क्या क्या करके कर सकते हैं, तो एक तो ये कि इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तब 14 हो जाएगा, या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 ग्राम। अब 2 से जब इसमें डिवाइड किए तो इसमें भी करना होगा ना, तो इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। अब देखो इसका मास क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं। अब इसका रेशियो निकाल दो। अब क्या करो, इसका रेशियो निकाल दो। तो इसका कितना 32, इसका 8, कितना हो गया 4 बार में कटा, मतलब 4:1 हो गया। और अगर तुम पहले कर देते तो 2:1 आ जाता। और सबसे बड़ा टेंशन वाला बात कि अरे बोले हुए हैं कि एक का मास सेम रहना चाहिए,
तो ध्यान रखना, कभी भी अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है तो एक का मास सेम रहेगा ही। अगर हम लोग को बोल देते लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है और रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन निकालो, तो हम लोग ऑक्सीजन का मास सेम कर लेते पहले, और जैसे ही सेम कर लेते हैं उसके बाद फिर रेशियो निकालते हैं, तब वो सही आंसर आता है। चलिए, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हेडिंग क्या देख रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में पहला नंबर में क्या पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नंबर में क्या पढ़े, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा नंबर में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 4 नंबर लिखेंगे गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो, गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये कौन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ये पूछने वाला बात नहीं है, क्योंकि इसी में साइंटिस्ट का नाम ही है गिल-लुसैक्स। तो क्या इसमें लिखे हैं नीचे, है ना। तो गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में क्या बताया गया, ये बताया कि कोई भी दो गैस जब आप कंबाइन कराते हैं तो उसका वॉल्यूम रेशियो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। एक बार और, गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में क्या बताया गया कि कोई भी दो गैस आप कंबाइन कराते हैं तो उसका वॉल्यूम रेशियो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट व्हेन टू गैसेज combines or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। all gases are at same temperature and pressure, ठीक है। तो गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में यही बोला गया कि कोई भी दो गैस अगर कंबाइन कराते हैं तो उसका वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। ठीक, समझ के दिमाग में रखेंगे, लैंग्वेज नहीं रटेंगे, समझ के रखेंगे लैंग्वेज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का याद करो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का याद करो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का याद करो। इसका याद नहीं करना, इसका समझ के रखना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे H2 गैस में ऑक्सीजन गैस मिला दिए तो जाहिर सी बात है H2O बनेगा, है ना। तो H2 का मान लेते हैं कि 100 ml है और ऑक्सीजन का 50 ml है, तो इसका रेशियो निकाल देंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2 अगर निकालेंगे तो कितना है 100 अब आई 50, दो बार में कट गया, मतलब 2:1 हो गया। तो ये क्या चीज़ में आ गया, सिंपल होल नंबर में आ गया। तो सिंपल होल नंबर में आ गया मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फॉलो कर रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट दिमाग में रखना है यार, है ना। कि गिल-लुसैक्स लॉ में क्या देखें कि दो गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये दिया रहेगा तुमको, ये तुमको अपने से नहीं लिखना होगा। दो गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाल देंगे तो बहुत छोटा आना चाहिए, तो ये सिंपल होल नंबर में आ जाएगा ना, तो बोल देंगे गिल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। लास्ट देखेंगे एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, इसमें भी बड़ी छोटा सा बात दिमाग में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जितना जिस हिसाब से नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा उसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ेगा। बस इतना बात, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इतना दिमाग में रख लो इसका कंसेप्ट। एवोगैड्रोज लॉ का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इतना पे क्वेश्चन बन जाएगा और इसका खूब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
तो इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to number of mole। ठीक है भाई, वॉल्यूम शॉर्ट में लिख देना है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल को क्या चीज डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ये बात दिमाग में रखेंगे एवोगैड्रो लॉ के लिए, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये रहे ना रहे ये जरूर रहना चाहिए, हालांकि यही बात है, अगर ये रह गया तो ये भी बोल देंगे, है ना, कि एवोगैड्रो लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे H2 प्लस O2 से H2O बना है, ठीक है, इसमें बैलेंस करना होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल आ रहा है। देखो पिछला वाला में हम लोग बैलेंस नहीं किए थे, सीधे रेशियो निकाल दिए थे, रेशियो निकालना है तो बैलेंस करके क्या करेंगे, लेकिन इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है ना, तो इसीलिए इसमें रेस निकाल बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो इधर H2 तो इधर भी 2, यहाँ O2 यहाँ एक ही है तो इसको 2 बना दोगे, तो इसको भी 2 बनाओगे, ये हो गया बैलेंस। ठीक, अब बैलेंस हो गया तो क्या देख रहे हो भाई कि H2 का कितना मोल है, 2 मोल, O2 का कुछ नहीं बोले हुआ है मतलब 1 मोल, H2O का 2 मोल, ये जो पीछे रहता है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी को मोल बोल सकते हैं जब पूरा बना दे तो प्रोडक्ट। फिर से एक बार बताओ, H2 का कितना मोल, 2 मोल, O2 का 1 मोल और H2O का 2 मोल, है ना। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 मोल H2 में 1 मोल O2 मिला रहे हैं तो 2 मोल H2O बन रहा है। कोई को सुन के अजीब भी लगता है कि 2 मोल H2 में 1 मोल O2 मिला रहे हैं तो 3 मोल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही मोल बना, ये कैसे बना, अरे यार ये ऐसे ही होता है, ये नहीं कि 2 में 1 मिला है तो 3 बन गया, ऐसा थोड़ा ना 2 को H2 में 1 को H2 मिला है तो 3 को H2 बन जाएगा, ये तुम रिएक्शन ना करा रहे हो जी। तो रिएक्शन में जो पीछे रहता है कि 2 मोल H2 में 1 मोल O2 मिला है तो 2 मोल H2O बना, बैलेंसिंग करके यही चीज होता है। अब क्या देख रहे हैं कि 2 मोल H2 में 1 मोल O2 मिला है तो 2 मोल H2O बना। तो वॉल्यूम से अगर देखना होगा तो 2 वॉल्यूम H2 में 1 वॉल्यूम O2 मिलाएंगे तो 2 वॉल्यूम H2O बनेगा, 2 वॉल्यूम H2O बनेगा। इसका ना क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी में भी है और बहुत जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछता है, कभी भी तुमको रिएक्शन दे देगा और तुमको कुछ भी बोल देगा। ये मान लो कि तुमको अगर ये बोल दिया ऐसे कि 10 वॉल्यूम H2 में तुमको रिएक्शन बोल दिया कि H2 कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर, और उसके बाद फिर तुमको बोल दिया कि 10 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम है, तो ई कितना वॉल्यूम बनेगा। ठीक, तुम आराम से तुम क्या करना ना, रिएक्शन लिख देना कि H2O2 इधर कथी बना देना, H2O बना देना, बैलेंस कर देना, ये 2 इधर 2। अब देखना कि अरे ये 2 मोल है ना, ये 1 मोल है ना, ये 2 मोल है, तो क्या किया कि 2 मोल है तो कितना से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 मोल है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 मोल है तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वॉल्यूम। तो कभी भी पूछे व्हेन 10 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइंस विद 5 वॉल्यूम ऑफ O2 देन हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ H2O इज फॉर्म्ड, तो क्या लिख देंगे 10 वॉल्यूम। और रटने का बात है क्या, बिल्कुल नहीं, तुम क्या करो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, मोल देखो, अब वो देखो कि इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है, जितना से इसमें मल्टीप्लाई होगा पक्का उतना ही से मल्टीप्लाई होगा, फिर उतना ही से तुम इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो कि इतना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है भाई, तो ये हम लोग का पांचों पढ़ लिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गिलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगैड्रोज लॉ। अगर हम पूरा वीडियो देख लिए, पूरा अपना नोट्स में लिख भी लिए और अभी तक पांचों अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो बहुत शर्म का बात है, पॉज करके जल्दी से कम दिमाग में इतना कर लो कि अभी पांचों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़े हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गिलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रोज लॉ। अब बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद क्या उसका लैंग्वेज है, कंसेप्ट क्या है, ये सब बात दिमाग में कर लेंगे, फिर क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब इतना हो जाए तो एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है वो बना लेंगे।
एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 21 का बी और 26 ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, 21 का बी और क्या 26। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ना, थोड़ा मंथन करना कि क्या क्या सीखे हैं। बहुत ज़रूरी होता है मंथन करना कि क्या क्या सीखे हैं अभी तक, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।